बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण आपका विद्या मंदिर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पूर्णांकों के बारे में, धन पूर्णांकों के बारे में, तो आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम। हमने थोड़ा पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन आज पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, इंग्लिश में इसे कहते हैं समेटिव इनवर्स, SUNNAPIVE, समेटिव इनवर्स, INVERSE। तो जो हमारा योगात्मक प्रतिलोम है, इसका मतलब होता है कि किसी संख्या को उसके विपरीत करना। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, तो जैसे हमारे प्लस वाली संख्या है तो उसे माइनस में लिख देना। जैसे हमारे पास कोई संख्या मान लो +1 है, तो जो हमारा योगात्मक प्रतिलोम होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा, वो हमारा -1 हो जाएगा। तो हमारा जो योगात्मक प्रतिलोम है, यानी संख्याओं को उसका विपरीत करना है। इसका एक नियम होता है कि जैसे कोई योगात्मक प्रतिलोम करते हैं किसी संख्या का, वो सिर्फ एक संख्या का सिर्फ एक ही योगात्मक प्रतिलोम होता है। इसके लिए इस नियम को हम लिखते हैं। जैसे नियम हमारा ये कहता है, नियम यानी लॉ, LAW। इसका नियम ये है कि अगर कोई संख्या है और उसका हम योगात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो वो 0, जब उसे जोड़ेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे माना A हमारी कोई संख्या है, A कोई संख्या है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम B है। ये हमने माना है कि कोई संख्या A है और उसका प्रतिलोम B है, तो इस नियम के अनुसार जो हमारा नियम है वो होगा A + B = 0। ये हमारा नियम है कि अगर कोई संख्या है और उसका योगात्मक प्रतिलोम दिया गया है, तो वो उन दोनों जब जोड़ेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो बच्चों, अभी हमने योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जाना कि अगर कोई संख्या है तो उसका विपरीत करना है हमें। तो हमें एक सवाल सिद्ध करना है कि जो योगात्मक प्रतिलोम होता है तो उसका एक ही संख्या का एक ही योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो बच्चों चलिए सवाल लगाते हैं। तो बच्चों, हमने अभी योगात्मक प्रतिलोम के बारे में पढ़ा था, तो उसका हम एक सवाल लगाएंगे। तो ये सवाल कहता है कि मतलब कोई पूर्णांक है, मान लो पूर्णांकों में योगात्मक प्रतिलोम का अद्वितीय होना। इसका मतलब है कि कोई एक संख्या है तो सिर्फ उसका एक ही योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो इससे हमें सिद्ध करना है कि योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय यानी सिर्फ एक ही होता है। चलिए तो सिद्ध करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कोई पूर्णांक संख्या मानेंगे। तो जैसे हमने माना A पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो जब A पूर्णांक संख्या है तो इसके हमें प्रतिलोम भी मानना पड़ेगा। तो हमने माना कि A का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम B और C हैं। तो जो हमने अभी नियम बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम और उस संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो नियम के अनुसार तो हम जो नियम लगाएंगे वो होगा कि पहले हम A और B को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 0। तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। और फिर A का योगात्मक प्रतिलोम C भी है, तो हम इसको भी जोड़ेंगे तो A + C = 0। तो अब हम लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से
जब ये दोनों बराबर 0 हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर a प्लस सी। तो a से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, b बराबर c। यानी जो हमने योगात्मक प्रतिलोम माने थे b और c वो दोनों बराबर हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि कोई एक संख्या है तो उसका एक ही योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो हमने जो सवाल लगाया वो इस तरह से लगाया कि मतलब पहले तो हमने कोई संख्या मान ली, मानो ए कुछ भी मान सकते हैं, तो उसके हमने दो योगात्मक प्रतिलोम माने b और c। तो हमने जो आपको नियम पढ़ाया था कि मतलब कोई योगात्मक प्रतिलोम है तो उसको जब जोड़ते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाती है। तो हमने इस a प्लस बी बराबर 0 इसको पहला समीकरण माना, और दूसरी प्रकार भी ऐसे किया a प्लस सी बराबर 0, इसको भी हमने दूसरा समीकरण माना। जब ये दोनों 0 हैं तो ये बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो a प्लस बी बराबर a प्लस सी, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा b बराबर c आएगा, जो कि दोनों बराबर हैं। अतः किसी संख्या का सिर्फ एक ही योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो बच्चों आप ये सवाल अपने नोट्स में लिख सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हमने अभी योगात्मक प्रतिलोम का एक सवाल लगाया था, तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे में है पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। इसमें बच्चों कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही, कोई संख्या दी गई है तो हमें सिर्फ उस संख्या का जो आगे चिन्ह होता है वो बाहर हटाना है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए माना संख्या बराबर a। तो हम जब इसका निरपेक्ष मान लगाएंगे तो हम इसमें मॉड लगाएंगे, यानी निरपेक्ष मान होगा जो हमारा निरपेक्ष मान। तो इसमें हम मॉड का प्रयोग करें, जो तो जिसमें जिस संख्या है बस संख्या भर लिखनी है हमें a। कि अगर कोई माइनस वाली संख्या है, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया माइनस वाली संख्या है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। जब लेकिन इसका निरपेक्ष मान लिखेंगे तो हम सिर्फ उसकी संख्या लिखेंगे, उसका चिन्ह इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही हमारा पूर्णांकों का निरपेक्ष मान है कि कोई संख्या है तो सिर्फ उस संख्या को लिखना है निरपेक्ष मान में, कोई चिन्ह इस्तेमाल नहीं करना है। तो बच्चों जो हमारा निरपेक्ष मान है, जो हम इसमें मॉड लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई संख्या है और उसमें हम मॉड लगाएंगे तो हमारी जो संख्या होगी वो धनात्मक ही होगी। तो बच्चों हम सवाल लगाते हैं। जो हम अभ्यास का पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो जो हमारी जो संख्याएं दी गई हैं इसके हमें योगात्मक प्रतिलोम लिखने हैं। तो जो हमारे -7 का योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम बराबर जो होगा -7 का क्या होगा, +7। प्लस का चिन्ह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी दूसरी संख्या है 0, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा हमारा क्या, 0 ही होगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई चिन्ह होता है ना कुछ। और जो हमारा +1 है यानी 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 होगा। अब जो हमारी जो ये संख्या दी गई है -a+b, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम a+b होगा। हमें सिर्फ बाहर वाले चिन्ह से मतलब है, ब्रैकेट के वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों इस सवाल में हम देखते हैं कि जो हमारी संख्याएं दी गई थी तो हमें उसे सिर्फ चिन्ह पलटना था।
तो ये हमारा सवाल लग चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों जो हमने पहला सवाल लगाया था तो उसी के हिसाब से हमने दूसरा सवाल लिया है जो हमारे वितरण नियम से संबंधित है, जो हमने पहले पढ़ा था। तो इस सवाल में हमें क्या करना है कि संख्याओं को बांटना है। तो हम पहले सबसे पहले संख्या लिखेंगे हमारी जो है, तो वो होगी 15 गुणा 32। अब इसमें वितरण नियम के प्रयोग से लगाना है, तो हम इसमें लिखेंगे या तो इस संख्या को बांट लो या इस संख्या को। जो हमारी बड़ी संख्या है हम उसको बांटेंगे, तो हम लिखेंगे 15 गुणे 30 प्लस 2। ऐसा करने से हमारा सवाल और आसान हो जाएगा। तो हम पहले सबसे पहले किससे गुणा कराएंगे, 15 गुणे 30, 15 गुणे 30 प्लस 15 गुणा 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जिसका आएगा 15 × 45 यानी 450 प्लस 30 अर्थात 480। तो ये हमारे वितरण नियम से हमने जो सवाल लगाया है, इस तरह से आपको सवाल लगाने हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो और आसान हो जाएगा। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हमने जो सवाल लगाया था उसी के भांति हम दूसरा सवाल भी ऐसे ही लेते हैं। इसमें हमने संख्याओं को बदल दिया गया है। तो चलो इससे हम लगाते हैं। जैसे हमने संख्या पहले लिखेंगे 9 गुणे 98। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी संख्या है उसको 2 भागों में बांटेंगे। तो वितरण नियम से लिखेंगे हम, वितरण नियम से क्या करेंगे हम, सबसे पहले बड़ी संख्या को बांटेंगे। तो हम लिखेंगे 9 गुणे 98 को हम क्या कर सकते हैं, 100 - 2 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे 100 में, तो ये वो है 9 गुणे 100। एक कोष्टक में माइनस 9 गुणा 2 में भी होगा, तो 9 गुणे 2। जब इसका हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900 माइनस 18। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8, आंसर आएगा हमारा 882। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ माइनस ही क्यों लिया, उस वाले प्लस लिया था। तो हम दूसरे मेथड से ऐसे भी लगा सकते हैं कि 9 गुणे 90 प्लस 8। हमें तो इस संख्या को ऐसा बांटना है कि ये सवाल इजी हो जाए। तो हम इसे गुणा इसमें कराएंगे। तो पहले 9 गुणे 90 प्लस 9 गुणे 8। तो हमारा जो आएगा हो जाएगा कितना, 9 × 9 = 81 यानी 810 प्लस 9 × 8 = 72 यानी जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो बच्चों इसे हम 2 मेथड से लगा सकते हैं, या तो हम घटाकर लगाएं या फिर इसे जोड़कर लगाएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला सवाल है क्या है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। यानी हमें धन पूर्णांकों का कुछ उदाहरण लेकर ये समझाना है कि जो योग है यानी जोड़ने पर योग का जो वितरण नियम है वो असत्य है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम संख्याएं मानेंगे। तो हम मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई संख्या है, माना 3, 4 और 5 संख्या, यानी जो कि पूर्णांक संख्याएं हैं, हमें पूर्णांक संख्याएं ही लेनी है जो कि धन पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, योग की संक्रिया पर, योग की संक्रिया पर यानी हमें संख्याओं को जोड़ना है संक्रिया पर। तो इसके हम जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 + 4 + 5 अर्थात 12। जो हमारा आंसर है इसका 12। तो अब क्या कह रहा है, योग का वितरण नियम। तो योग का वितरण नियम क्या होगा, योग का वितरण नियम। तो इसमें हम लगाएंगे कि हमें संख्याओं को दोनों के साथ जोड़नी है। जैसे 3 + 4 + 5, तो हमें इसके साथ भी जोड़नी है। 3 + 4 + 3 + 5। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना है, 4 × 3 = 7 + 8 यानी 15। तो जो हमारा आंसर 12 आया था योग की संक्रिया पर, और फिर योग का वितरण नंबर हमारा 15 आया, ना कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः योग की संक्रिया पर
संक्रिया पर योग का वितरण नियम, योग का वितरण नियम असत्य है, असत्य है। तो ऐसा जो हमारा सवाल है उसका ऐसा लगाएंगे, जैसे हम कोई संख्याएं मान ली हैं, जैसे हमने ये संख्या मानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग की संक्रिया यानी हम उसे उन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो हमने सबसे पहले 3 संख्याओं को जोड़ा, तो इससे हमारा आंसर कितना आया, 12। फिर वो कह रहा था कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है, तो हमें योग का वितरण नियम लगाना था। तो योग का वितरण नियम ये कहता है कि कोई संख्या है तो उसे बराबर भागों में बांटना। जैसे 3 + 5, 3 + 4 + 5 है, तो हमें ये संख्या इसके साथ भी जोड़नी है और इसके साथ भी जोड़नी है। तो हमने जब इन संख्याओं को जोड़ा तो हमारा आंसर कितना है, 15। दोनों संख्याएं बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं अतः योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। तो बच्चों जो हमारा अगला सवाल है उसमें हमने धन पूर्णांकों संख्याओं को छांटना है। तो सवाल कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक संख्या छांटिए। तो हमारी जो जितनी ये सारी संख्याएं दी गई इसे हम हल करके धन पूर्णांक संख्याएं छांटनी। जैसे हम 8 - 6 लेंगे, जब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा +2, यानी हम कोष्टक में लिख देंगे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। अब हम इसको हल करेंगे दूसरी वाले को, 2 - 5 बराबर कितना होगा हमारा, -3। ये हमारी धन पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसमें लिख देंगे नहीं। तो हमारा जो तीसरा है वो है 1/3, यानी 1/3 यानी बराबर 1/3। तो ये हमारी पूर्णांकी संख्या नहीं है, तो ये हमारी धन पूर्णांक संख्या भी नहीं है। जो हमारा अगला है -3 गुणा -4, जब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा +12, यानी ये हमारी धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक। और जो हमारा अगला सवाल है वो है 8/2, 8/2। जब इसको हल करेंगे तो हमारे कितना आएगा, +4, जो कि धन पूर्णांक संख्या है। और जो हमारा अगला है जैसे -5 × 3, इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -15, जो भी धन पूर्णांक संख्या नहीं है। और जो हमारा अगला है वो है 3 × 5 बराबर 15, और जो भी हमारे धन पूर्णांक है। तो इसमें से हमें धन पूर्णांक संख्याएं छांटनी है। तो हमारे कौन कौन संख्या निकली, एक तो पहली वाली, और एक जो हमारे -3 गुणा -4 वो भी धन पूर्णांक है, और जो हमारे 8/2 यानी +4 जो आया वो भी हमारी धन पूर्णांक है, और लास्ट वाली 3 × 5 15 जो यहाँ धन पूर्णांक संख्या है। तो हमें कुछ नहीं, इनको सॉल्व करके हमें देखना है कि किसमें प्लस वाली संख्याएं आ रही, और हाँ प्लस वाली संख्या आने के साथ साथ भाई पूर्ण अंक में होनी चाहिए जब हमारी धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हमने सबसे पहले योगात्मक प्रतिलोम पढ़ा था, और हमने पिछली वीडियो में गुणात्मक प्रतिलोम भी पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ संख्या का हमें उल्टा करना है, चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं रहता है गुणात्मक प्रतिलोम में। तो इसमें जो हमारा -5 का जो, सबसे पहले हम -5 लिखेंगे, तो किसी लगे -5 है तो इसको हम लिख सकते हैं -5/1। एक का कोई मतलब नहीं होता लेकिन लिख सकते हैं। तो इसका जब हम लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो हमें क्या करना है, संख्याओं को उल्टा करना है। जो हमें -5/1 है इसको हम लिख देंगे 1/5, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याओं को उल्टा करना है, इसमें हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। तो बच्चों हमारा जो अगला सवाल है -6/-5 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। कुछ बच्चों को ये लगता है कि हमें जो माइनस चिन्ह है उसमें दिक्कत आने लगती है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करेंगे। तो जो हमारा -6 और -5 है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी संख्याएं हैं माइनस वाली वो कट जाएंगे, माइनस से चिन्ह कट जाएगा, तो हमारा जो आएगा 6/5। इसका हमें योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो हम लिखेंगे योगात्मक
प्रतिलोम। तो इसका जो हमारा योगात्मक प्रतिलोम होगा, इसमें अभी कोई चिन्ह नहीं है, ये प्लस वाली संख्या है। तो इसका जो हमारा योगात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा -6/5। हमें चिन्हों से बहुत ज़्यादा मतलब होता है इसमें, मतलब कैसे काटनी है चिन्ह, कैसे नहीं, सेम चिन्ह तो काट देने हैं। तो बस इसका जो हमारा आंसर होगा -6/5। तो बच्चों योगात्मक प्रतिलोम वाले सवाल बहुत इजी होते हैं, तो आप इन्हें अपने घर पर लगाते रहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे जो चैनल है विद्या मंदिर क्लासेस, उसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो बच्चों आप सभी के धन्यवाद।